हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निम्मी नेट एजुकेशन में। मैं शशि सोनी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं और आप सभी लोगों से बहुत बड़ा वाला सॉरी बोलना चाहती हूं कि मैं इतने टाइम से अभी तक कोई भी क्लास नहीं ले पाई हूं और मैं बाहर चली गई थी। इसी वजह से आपको इतने टाइम से मैं कोई क्लास नहीं दे पाई हूँ। कम से कम आपका 20-25 दिन या कह सकती हूँ 1 महीने का आपका लॉस हो गया है। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी भी कुछ मजबूरियाँ थी जिस वजह से मैं आपको क्लास नहीं दे पाई। मैंने निम्मी सर को इन्फॉर्म कर दिया था, मेरे पास मैसेज भी आ रहे थे। मैंने निम्मी सर को भी बोल दिया था कि सर आप सबको इन्फॉर्म कर दीजिए कि मैं भी क्लास नहीं ले पा रही हूँ। लेकिन अब आपकी रेगुलर क्लास चलेगी। अब आपका कोई भी लॉस नहीं होगा, कोई भी आपका कैफिंग नहीं होगी। मैं वो पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी जो क्लास हो वो रेगुलरली चले, ठीक है। तो उसके लिए मैं इतने दिन क्लास नहीं ले पाई हूँ, इसलिए आप सभी लोगों को सॉरी बोलती हूँ। आप सभी लोगों को सॉरी और आप सभी लोगों को मुझे आप सभी लोगों को माफ़ भी करना पड़ेगा हमको, क्योंकि मैं इतने दिन से क्लास नहीं ले पाई हूँ, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपनी रिसर्च। हमारी यूनिट 5 कंप्लीट हो गई थी और हमको यूनिट 6 शुरू करनी थी, ठीक है। तो यूनिट 6 हमको पढ़ानी थी, यूनिट 6 शुरू करनी थी, जिसमें आपका है शोध। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मैम शोध रिसर्च नहीं पढ़ाइए। तो रिसर्च देखिए आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि फर्स्ट पेपर में भी आती है और सेकेंड पेपर में भी आती है, ठीक है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। हाँ, कह सकती हूँ, मानती हूँ बहुत लोग को आती होगी, रिसर्च पढ़ी होगी तो उन लोगों के लिए तो इजी होगी। लेकिन ये जो रिसर्च का टॉपिक है वो इजी नहीं है, वो टफ है, क्योंकि इसके बहुत क्वेश्चंस आते हैं। हमारे सेकंड पेपर में तो आते ही आते हैं और इसके फर्स्ट पेपर में भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और एक बात मैं और बता दूँ कि बहुत स्टूडेंट्स बोलते हैं कि क्या मैम फर्स्ट पेपर की रिसर्च और सेकंड पेपर की रिसर्च में अंतर है या एक ही है। तो कोई अंतर नहीं है। जो रिसर्च हमारी फर्स्ट पेपर में है वही रिसर्च हमारी सेकंड पेपर में है। लेकिन एक जो फर्स्ट पेपर में हमारी रिसर्च है उसमें एक इतना सा छोटा सा भाग है, लेकिन जो सेकंड पेपर की रिसर्च है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे ज़्यादा चीज़ों को पढ़ना है, ज़्यादा चीज़ों को अध्ययन करना है और यहाँ पे एक छोटे से भाग को पढ़ना है फर्स्ट पेपर में, ठीक है। तो रिसर्च में कोई अंतर नहीं है, रिसर्च वही है। यहाँ पे हमको केवल कम चीज़ों को पढ़ना है, यहाँ पे ज़्यादा चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस में आपका शैक्षिक शोध का अर्थ तथा विषय क्षेत्र, इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है। इसमें 4 पार्ट हैं, सभी यूनिट्स में आपके 4 पार्ट दिए हुए हैं, ABCD करके। तो इसमें आपका पहले पार्ट ए में है कि शैक्षिक शोध का अर्थ तथा विषय क्षेत्र, ठीक है, विषय क्षेत्र। तो शोध होता है और शैक्षिक शोध होता है। तो शोध का मतलब रिसर्च होता है, ठीक है, उसी को रिसर्च कहते हैं, उसी को शोध कहते हैं। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, ठीक है। तो यहाँ पे हमको शिक्षा में शोध पढ़ना है, शैक्षिक शोध का अर्थ तथा विषय क्षेत्र, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिसर्च है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, री प्लस सर्च, ठीक है। तो री का मतलब होता है दोबारा और सर्च का मतलब होता है खोजना, ठीक है। तो इसको हम रिसर्च क्यों कहते हैं, सर्च क्यों नहीं कह सकते हैं, इसको हम आपको बताना चाहेंगे कि हम इसको रिसर्च क्यों कहते हैं, सर्च क्यों नहीं कहते हैं। कि सर्च किस चीज़ को कहते हैं। मान लीजिए हमको कोई भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है और हम जाके डायरेक्ट गूगल पे वो चीज़ डाल देते हैं, सर्च कर लेते हैं तो हमको पता चल जाता है, ठीक है। लेकिन इसको हम रिसर्च कहते हैं, ठीक है। दोबारा से खोजना, किसी भी चीज़ को दोबारा से खोजने को ही हम रिसर्च कहते हैं या शोध कहते हैं या अनुसंधान कहते हैं, ठीक है, अनुसंधान कहते हैं। लेकिन ये वर्ड केवल क्या है, सर्च। जैसे मान लीजिए कोई भी वर्ड आपको मान लीजिए मालूम करनी है कि शिक्षा शास्त्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है। तो आप गूगल पे डालेंगे, सर्च कर लेंगे, ये केवल क्या हुआ, ये सर्च हुआ। लेकिन रिसर्च क्या होता है, दोबारा से खोजना, कि एक वैज्ञानिक तरीके से। शोध क्या होता है, अनुसंधान क्या होता है, मतलब रिसर्च होता है दोबारा से खोजना, एक वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से। और वैज्ञानिक तरीका क्या होता है कि हम किसी भी बात को सिद्ध कर सकें प्रयोग के आधार पर, ठीक है। प्रयोग के आधार पर हम किसी भी चीज़ को सिद्ध कर सकें, उसमें हम वेरिएबल्स को नियंत्रित कर सकें, चरों को नियंत्रित कर सकें, उसमें हम परिकल्पना बना सकें, हाइपोथेसिस बना सकें। यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सबसे पहले रिसर्च में क्या होता है, जब हम शोध करते हैं तो हमारे पास समस्या होती है, प्रॉब्लम होती है, कोई टॉपिक होता है जिस पे हमको शोध करना होता है। लेकिन यहाँ पे हमको और अन्य कोई भी शोध नहीं पढ़ना है, कोई भी रिसर्च नहीं पढ़ना है,
केवल और केवल हमको क्या पढ़ना है, शैक्षिक शोध, ठीक है, शैक्षिक शोध पढ़ना है, शैक्षिक अनुसंधान या शैक्षिक शोध या एजुकेशनल रिसर्च पढ़नी है, ठीक है। शोध हर क्षेत्र में होता है, रिसर्च हर क्षेत्र में होता है, लेकिन यहाँ पे केवल हमको शैक्षिक शोध पढ़ना है, ठीक है। शिक्षा में शोध, ठीक है, शिक्षा में शोध किस तरीके से करते हैं, किन किन चीज़ों में हमको रिसर्च की आवश्यकता पड़ती है। तो रिसर्च की आवश्यकता हमारे हर क्षेत्र में होती है हमको, ठीक है, हर क्षेत्र में हमको रिसर्च करना पड़ता है। यदि हम रिसर्च नहीं करेंगे तो क्या जो हमारी यह साइंस इतनी आगे है तो इतनी आगे कैसे हो पाएगी, ठीक है। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में कोविड-19 की जो प्रॉब्लम चल रही है, तो हमारे पास प्रॉब्लम है, ठीक है, समस्या है, इसको हम इसके लिए एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस क्या बनाई है, सभी के मन में अभी एक हाइपोथेसिस चल रही है कि इसकी दवा बनेगी या नहीं बनेगी, ठीक है। इसकी दवा जो वैज्ञानिक हैं वो ढूंढ पाएंगे, निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, इसी को हाइपोथेसिस कहते हैं, परिकल्पना कहते हैं। परिकल्पना क्या होता है, परिकल्पना कुछ नहीं होता है, एक मन का हमारा विचार होता है, ठीक है। जो विचार हमारे मन में होते हैं, कहते हैं ना कि किसी भी समस्या के संभावित समाधान को हम परिकल्पना कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं। तो परिकल्पना कुछ नहीं होता है, एक हमारे मन का विचार होता है, जो हमारे मन में चल रहे होते हैं, जो प्रॉब्लम हमारे सामने है, उस प्रॉब्लम को लेके जो हम अपने मन में विचार प्रकट होते हैं, जो हम विचार करते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है, ठीक है, तो उसी को हम परिकल्पना कहते हैं, हाइपोथेसिस। वैसे यदि आप किताबी भाषा में समझेंगे तो रिसर्च बहुत टफ लगेगी आपको, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम चीज़ों को बिल्कुल आसान भाषा में, जो इजी लैंग्वेज होती है, उस भाषा में हम आपको चीज़ों को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो जो रिसर्च होगी वो आपकी बहुत इजी हो जाएगी, ठीक है। तो परिकल्पना हमारे मन का विचार होता है, लेकिन मन का विचार ऐसे ही नहीं होता है, मन का विचार ऐसे ही नहीं होता है। जो हमारी प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, जानकारी होती है, जैसे कोविड-19 की समस्या चल रही है तो हमारे पास प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हमने परिकल्पना बनाई कि इसकी हमको दवा मिलेगी, शायद जो वैज्ञानिक हैं वो ढूंढ पाएंगे या नहीं ढूंढ पाएंगे। जो वैज्ञानिक वो रिसर्च कर रहे हैं, दवाइयाँ ढूंढ रहे हैं, तो उनके मन में परिकल्पना है कि वो जो दवा ढूंढ पाएंगे या नहीं ढूंढ पाएंगे, ठीक है। लेकिन ये परिकल्पना कैसे है, वहाँ की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, जो उनके पास साधन है, जो उनके पास इंफॉर्मेशन है, उसके अकॉर्डिंग वो परिकल्पना बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो समस्या दूसरी है और हम अपने विचार में परिकल्पना कोई अलग टॉपिक से रिलेटेड बना लें, कोई दूसरी ही परिकल्पना बना लें। तो जो परिकल्पना होनी चाहिए वो हमारे समस्या के अकॉर्डिंग और हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद इसमें की स्टेप भी होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसमें डाटा को कलेक्शन करते हैं, डाटा एनालिसिस करते हैं, ठीक है, उसका जनरलाइजेशन करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पर अभी हम केवल रिसर्च की बात कर रहे हैं कि रिसर्च होता क्या है, दोबारा से खोजना, ठीक है, किसी भी चीज़ को दोबारा से खोजना। यहाँ पर क्या होता है, किसी भी नए सिद्धांत का प्रतिपादन करना, अपने ज्ञान में वृद्धि करना, इसी को क्या कहते हैं, शोध कहते हैं, रिसर्च कहते हैं। रिसर्च के द्वारा किसी भी चीज़ को जब हम खोजते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, ठीक है, हमारे ज्ञान में परिमार्जन होता है, हमारे ज्ञान का विकास होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम कह सकते हैं कि जब हम किसी भी चीज़ को रिसर्च करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने किसी भी चीज़ को सर्च किया, ठीक है, गूगल में डाला और सर्च कर दिया, तो हमको पता चल गया। मान लीजिए हमने आपको बोला कि हम पूछें कि एजुकेशन को इंग्लिश या शिक्षा शास्त्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ठीक है, हमने गूगल पे डाल दिया, तो ये तो हमने सर्च कर लिया। इसको हम रिसर्च क्यों नहीं कह सकते, सर्च क्यों कहते हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं है, कोई हमने परिकल्पना नहीं बनाई, केवल हमारे पास क्या था, एक प्रॉब्लम थी, समस्या थी कि हमको क्या एजुकेशन जो शिक्षा शास्त्र की इंग्लिश नहीं पता थी, ठीक है, तो हमने गूगल में डाला और सर्च कर लिया और हमको उसका तुरंत के तुरंत हमारा सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पर ना तो हमने वेरिएबल्स को कंट्रोल किया, ना यहाँ पर हमने वातावरण को, परिस्थितियों को कंट्रोल किया, ना यहाँ पर हम कोई भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं और ना हम इस चीज़ को सिद्ध कर सकते हैं। तो जो रिसर्च होता है, रिसर्च में किन चीज़ों का होना ज़रूरी होता है, रिसर्च में हम वैज्ञानिक तरीके को यूज़ करते हैं, ठीक है, साइंटिफिक तरीका होता है यहाँ पे। और साइंटिफिक तरीका, विज्ञान क्या कहता है, विज्ञान ऐसी किसी भी बात को नहीं मानता है जो हम सिद्ध नहीं कर सकते,
ठीक है। यदि हम उस चीज़ को सिद्ध कर सकते हैं तो वो बात विज्ञान के तरीके से सही होती है। यदि हम उस चीज़ को सिद्ध नहीं कर सकते तो विज्ञान उन बातों को नहीं मानता है। और यहाँ पे हमारी समस्या वही होती है जिस चीज़ को हम सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कहते हैं भूत होते हैं, ठीक है, ये हम लोग कहते हैं, लेकिन विज्ञान इस चीज़ को नहीं मानता है, तो इस चीज़ पर रिसर्च नहीं हो सकती, ठीक है। जिन चीज़ों को विज्ञान मानता है, जो चीज़ें विज्ञान के तरीके से सिद्ध की जा सकती हैं, ठीक है, उन्हीं को क्या कहते हैं, साइंटिफिक मेथड, ठीक है। उसी तरीके को साइंटिफिक कि उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको सिद्ध कर सकते हैं, उसको हम प्रयोगशाला में प्रयोग कर सकते हैं, उन पर प्रैक्टिकल कर सकते हैं, उनका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, तभी रिसर्च होगी। जो हमारे पास समस्या है वो कैसी होनी चाहिए, वैज्ञानिक, इसी को हम वैज्ञानिक समस्या कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई कि वैज्ञानिक प्रॉब्लम क्या होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, रिसर्च में हम दोबारा से किसी भी चीज़ को खोजते हैं, इसी को दोबारा से या पुनः खोजना, ठीक है। कोई चीज़ मान लीजिए मैंने आज किसी चीज़ पे रिसर्च हुई, तो ऐसा तो होता नहीं है वो चीज़ रिसर्च रुक जाएगी, ठीक है। हमेशा उस चीज़ पर रिसर्च होती रहती है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि वैज्ञानिकों ने एक बार रिसर्च कर ली, दोबारा उस चीज़ पर रिसर्च, उसी चीज़ पर जब हम कई बार रिसर्च करते हैं, ठीक है, दोबारा से उसी चीज़ पर रिसर्च करते हैं, मान लीजिए किसी सिद्धांत को बनाते हैं, कोई नया नियम बनाते हैं, या जो नियम बने हुए हैं उनमें क्या करते हैं, जोड़ तोड़ करते हैं, उनको और बेटर करते हैं, उन सिद्धांतों को और नए तरीके से सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं, तो इसी को रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि रिसर्च आखिर होता क्या है, ठीक है। क्यों हम इसको सर्च नहीं कह सकते, रिसर्च क्यों कहती हैं। तो जो सर्च होती है उसको हमको गूगल में कोई भी चीज़ हम डालते हैं और सर्च कर लेते हैं, हमको पता चल जाता है कि ये चीज़ क्या होती है, ठीक है। यहाँ पे हमारा कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं होता है, किसी भी चीज़ का कोई जनरलाइजेशन नहीं हो सकता है, हो सकता है उसके और भी कई मतलब हो, शिक्षा शास्त्र को एजुकेशन ही अकेला ना कह के और भी चीज़ कह सकते हैं। तो यहाँ पर केवल, ठीक है, तो यहाँ पे हम किसी भी चीज़ का जनरलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसको सर्च कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई नियंत्रित परिस्थिति नहीं होती है, यहाँ पर हमको कोई परिकल्पना नहीं बनानी होती है, यहाँ पर हमको कोई डाटा एनालिसिस नहीं करना होता है, कोई डाटा का कलेक्शन नहीं करना होता, मतलब कि एक सिस्टमैटिक तरीका नहीं होता है, ठीक है, एक सिस्टम नहीं होता है। और यदि यहाँ पे सिस्टम नहीं होता है तो इसको हम रिसर्च नहीं कह सकते हैं। और जो रिसर्च होता है उसमें किसी भी चीज़ पर जब हम दोबारा से खोज करते हैं, पुनः खोजते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ पर एक बार सर्च हो जाती है तो ऐसा नहीं होता है कि उस पर दोबारा से रिसर्च नहीं होती है। एक बार किसी ने रिसर्च की तो जो परिणाम आए वो दूसरे थे, लेकिन मान लीजिए उस पर दोबारा से फिर कोई नया व्यक्ति आता है तो वो रिसर्च करता है, तो वो अपने तरीके से रिसर्च करता है, तो क्या होता है, हमारे ज्ञान में और वृद्धि होती है। इसको हम एक तरीके से समझा सकते हैं। जैसे मान लीजिए जब आपने फर्स्ट टाइम, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपने नेट का एग्ज़ाम दिया, ठीक है, नेट का एग्ज़ाम दिया, आपने जो तैयारी की, तो आप जितना पढ़ सकते थे आपने उतना पढ़ा, उतने अच्छे तरीके से पढ़ा, ठीक है, लेकिन आपके ज्ञान में वृद्धि हुई, लेकिन आपका नेट क्वालिफाई नहीं हुआ, ठीक है। तो आपने पढ़ा, आपने रिसर्च किया, आपने सारी चीज़ों को पढ़ा कि हमारे लिए क्या क्या ज़रूरी है, नेट के एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है, लेकिन फिर से आप जब दोबारा से एग्ज़ाम देंगे तो फिर से उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे, तो क्या होगा, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, कुछ चीज़ें ऐसी पता चलेंगी आपको जो आपको पहली बार में नहीं पता चली थी, ठीक है। तो खोज करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, रिसर्च कभी ख़त्म नहीं होती है, ठीक है, रिसर्च कभी ख़त्म नहीं होती है। जितनी बार हम रिसर्च करेंगे हमको कुछ ना कुछ नया ज़रूर पता चलेगा, ठीक है। लेकिन रिसर्च कैसी होनी चाहिए, वैज्ञानिक तरीके से होनी चाहिए, एक सिस्टम में होनी चाहिए, सिस्टमेटिक ढंग होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए कि पहले पहला स्टेप होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इसके स्टेप होते। ऐसा नहीं कि पहले हमने समस्या का चुनाव कर लिया, फिर हमने डाटा एनालिसिस कर लिया, फिर हमने क्या किया, फिर हाइपोथेसिस बना ली, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक सिस्टमैटिक ढंग से होना चाहिए कि जो चीज़ें जिस तरीके से होनी चाहिए, जिनको हम सिद्ध कर सकते हैं, उसी बात को हम रिसर्च में मानते हैं, उसी बात को हम विज्ञान मानता है। और जो वैज्ञानिक तरीका होता है, वैज्ञानिक तरीके से ही रिसर्च होती है, ठीक है, इसीलिए हम इसको रिसर्च कहते हैं, दोबारा से खोजना, ठीक है। जब हम वैज्ञानिक तरीके से किसी चीज़ को दोबारा से खोजते हैं
तो उसको क्या कहते हैं, रिसर्च कहते हैं। और इससे क्या होता है, हमारे ज्ञान का विकास होता है, हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है और इसके द्वारा हम नए सिद्धांतों का निर्माण करते हैं, नवीन तथ्यों की खोज करते हैं, ठीक है। और जो पुराने सिद्धांत हैं उनमें नवीन तथ्यों को जोड़कर उनको नए तरीके से उनका प्रतिपादन भी करते हैं। ऐसा नहीं है केवल नए सिद्धांतों का ही प्रतिपादन करते हैं, जो सिद्धांत बने हुए हैं उन सिद्धांतों को भी नए तरीके से प्रतिपादन करते हैं। तो हमारे ज्ञान में परिमार्जन होता है, हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, हमारे ज्ञान का विकास होता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई, रिसर्च होता क्या है, ठीक है। सर्च में और रिसर्च में अंतर क्या है कि जो सर्च होती है वो यूं ही हम कर लेते हैं गूगल पे डाल के, जो रिसर्च होती है इसमें एक वैज्ञानिक तरीका होता है। किसी भी चीज़ को जब हम दोबारा से खोजते हैं, कई बार खोजते हैं, रिसर्च कभी खत्म नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका रिसर्च, ठीक है, कि रिसर्च आखिर होता क्या है, ठीक है। अब शैक्षिक शोध का अर्थ क्या है, ठीक है। यहाँ पर ये तो हमने बताया आपको रिसर्च, लेकिन यहाँ पे आपको रिसर्च हर क्षेत्र में होता है, हर जगह होता है, ठीक है। यदि रिसर्च नहीं होता तो आज हम जो इतना आगे हमारा जो देश डेवलपमेंट हुआ है, इतनी जो हर चीज़ में हमारी जो ग्रोथ हो रही है ये नहीं होती, ठीक है। हर क्षेत्र में डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, नई नई चीज़ों की जानकारियाँ हमको मिलती रहती हैं, ये रिसर्च के माध्यम से ही मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर हमको पूरा रिसर्च नहीं पढ़ना है, केवल और केवल क्या पढ़ना है, शैक्षिक शोध, ठीक है, एजुकेशनल रिसर्च पढ़ना है, एजुकेशनल रिसर्च पढ़ना है, ठीक है। एजुकेशनल रिसर्च होता क्या है आखिर, ठीक है, शैक्षिक शोध, ठीक है। तो जो शैक्षिक शोध होता है वो शिक्षा के क्षेत्र में किया जाने वाला अनुसंधान है। जब हम शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा से रिलेटेड शिक्षा की समस्याओं को दूर करने के लिए, शिक्षा की समस्याओं को दूर करने के लिए अनुसंधान करते हैं या शोध करते हैं, तो इसी को शैक्षिक शोध कहते हैं, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में किया जाने वाला अनुसंधान, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में किया जाने वाला अनुसंधान ही शैक्षिक शोध होता है, ठीक है। जब हम शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा की प्रक्रिया में किसी भी समस्या का समाधान करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, एजुकेशनल रिसर्च कहते हैं, ठीक है। इसकी एक डेफिनेशन लिख देते हैं मुनरो के अनुसार, ठीक है, मुनरो के अनुसार। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि शिक्षा के क्षेत्र में जब हम शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो उसी को शैक्षिक शोध कहते हैं या शैक्षिक अनुसंधान कहते हैं, ठीक है, या एजुकेशनल रिसर्च कहते हैं। इसकी शुरुआत जो की थी J.N. राइस ने की थी, ठीक है। किसने की थी, J.N. राइस, ठीक है, राइस ने, ठीक है। तो जो इसकी शुरुआत की थी वो J.N. राइस ने की थी। इसे शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं, जो शिक्षा की समस्याएं होती हैं उनसे को दूर करने के लिए, मौलिक प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, जो शिक्षा के प्रश्न होते हैं, जो शैक्षिक समस्याएं हैं, तो जो मौलिक प्रश्न होते हैं उनका उत्तर देने के लिए क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। इससे क्या होता है, हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, नवीन ज्ञान में वृद्धि होती है, ठीक है। तो यदि हम जब कोई भी रिसर्च करेंगे तो हमारे ज्ञान में वृद्धि तो होगी ही होगी, ठीक है। स्पेशली कह सकते हैं कि इस पे जो हमारी शैक्षिक समस्याएं होती हैं उनको दूर करने के लिए हम इसको एजुकेशनल रिसर्च कहते हैं। जब हम इसको एजुकेशन में करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, शैक्षिक शोध कहते हैं। और यहाँ पर आपको केवल और केवल एजुकेशनल रिसर्च ही पढ़नी है, पूरी रिसर्च नहीं पढ़नी, ठीक है। तो आपको रिसर्च समझ में आ गया क्या होता है। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखते हैं इसकी, शैक्षिक अनुसंधान का, मुनरो के अनुसार है ये, शैक्षिक अनुसंधान का, ठीक है, शैक्षिक अनुसंधान का अंतिम लक्ष्य, सिद्धांतों का प्रतिपादन करना, ठीक है, प्रतिपादन करना एवं शिक्षा के क्षेत्र में नवीन प्रक्रियाओं का विकास करना है, ठीक है, नवीन प्रक्रियाओं
विकास करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मुझसे बहुत सारी शिकायतें होंगी कि मैम इतने दिन से क्लास क्यों नहीं लिया, लेकिन मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी और मैं बाहर थी। यदि मैं घर में होती तो मैं क्लास ज़रूर लेती। बाहर भी मैंने पूरी कोशिश की थी कि क्लास ले सकूं, लेकिन वहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। ठीक है, जिस तरीके से निमी सर क्लास ले लेते हैं उस तरीके से मुझे अभी क्लास लेना नहीं आता, क्योंकि उनके पास जो नोट्स हैं वो बने हुए हैं, तो वो डायरेक्टली उसके ड्यू रिकॉर्डर की सहायता से क्लास ले लेते हैं। लेकिन मेरे पास जो नोट्स अभी बने हुए नहीं हैं, इसलिए मैं उस तरीके से क्लास नहीं ले पाती हूँ। ठीक है, तो इसके लिए आप सभी लोगों को मैं सॉरी बोलती हूँ। तो मुनरो के अनुसार कि शैक्षिक अनुसंधान का अंतिम लक्ष्य सिद्धांतों का प्रतिपादन करना एवं शिक्षा के क्षेत्र में नवीन प्रक्रियाओं का विकास करना है। शिक्षा के मौलिक प्रश्नों का उत्तर देना भी है, हमारे ज्ञान में वृद्धि करना है, शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि शैक्षिक शोध क्या होता है। ठीक है, कि मीनिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है, कि शिक्षा शैक्षिक शोध का अर्थ। ठीक है, तो ये भी आपने क्या पढ़ा, शैक्षिक शोध का अर्थ। ठीक है, और इसके विषय क्षेत्र क्या क्या है। ठीक है, अब जब शिक्षा को हम केवल यहाँ पे जब हम इस रिसर्च को, एजुकेशनल रिसर्च को शिक्षा के क्षेत्र में ही कर सकते हैं, तो जो शिक्षा का स्कोप होगा, जो एजुकेशन का स्कोप होगा, जो भी शिक्षा के क्षेत्र होंगे वही तो इसके आपके एजुकेशनल रिसर्च के स्कोप होंगे। ठीक है, जो शिक्षा के क्षेत्र होंगे वही आपके एजुकेशनल रिसर्च के क्षेत्र होंगे। तो शिक्षा को हम किस किस क्षेत्रों में कर सकते हैं। ठीक है, जो एजुकेशन है हमारी उसका क्षेत्र कितना है, क्या क्या हम पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे थ्योरिकल आ जाएगा, आपका थ्योरिकल पार्ट आ जाएगा, जो आपके सारे सब्जेक्ट होते हैं। जैसे आपने एजुकेशन में क्या, एजुकेशन में आप किन किन सब्जेक्टों को पढ़ते हैं। एजुकेशन में आपका साइकोलॉजी भी है, ठीक है, दर्शन शास्त्र भी है, फिलॉसफी भी है, समाजशास्त्र भी है, सोशलॉजी भी है। ठीक है, और रिसर्च भी। तो सभी के सभी पार्ट आपके इसमें जुड़े हुए हैं। तो ये सभी आपके एजुकेशन के स्कोप हो जाएंगे, एजुकेशनल रिसर्च के स्कोप हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत आसान सी भाषा में आप लोग समझिए, ज़्यादा टफ नहीं है। जिन लोगों को रिसर्च बहुत टफ लगती है उनको स्पेशली मैं इजी करके बता दूंगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आपका शैक्षिक शोध का विषय क्षेत्र। ठीक है, मीनिंग, अर्थ की बात तो हो गई, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है, स्कोप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, शैक्षिक शोध का विषय क्षेत्र। शैक्षिक शोध का विषय क्षेत्र, एजुकेशनल रिसर्च ऑफ स्कोप। ठीक है, स्कोप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है, तो आप अपना सिलेबस देखिए, आप सभी लोग लेके रखिए, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पे जो भी आपकी यहाँ पे, क्योंकि जो हेडिंग्स हमारे सिलेबस में लिखी हुई उन्हीं के अकॉर्डिंग हमको पढ़ाई करनी है। ठीक है, वैसे तो रिसर्च बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको केवल इतना ही हम पढ़ लें, जो इतना हमारे सिलेबस में है उतना ही बहुत होगा। ठीक है, तो स्कोप क्या है, तो देखिए जो शिक्षा का क्षेत्र होता है वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में आपका क्या आ जाएगा, आपका शिक्षक आ जाएगा। ठीक है, इसमें शिक्षक आ जाएगा, आपका छात्र आ जाएगा, ठीक, पाठ्यक्रम आ जाएगा, जो भी चीज़ें जो आती हैं शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, इसमें विषयों की बात करें तो दर्शन शास्त्र आ जाएगा, दर्शन शास्त्र आ जाएगा, और जो भी शिक्षा से रिलेटेड है, मतलब कि यहाँ तक कि स्टूडेंट्स की इंटेलिजेंस भी आ जाएगी, जो छात्रों की बुद्धि है। ठीक है, जो आपका शैक्षिक प्रशासन है, ठीक है, शैक्षिक प्रशासन है, जो विद्यालय का वातावरण है, ये सभी चीज़ें भी इसके अंतर्गत आपकी आ जाएंगी। ठीक है, तो जितने भी विषय हैं जो आप एजुकेशनल में आपके यूनिट में जितने भी विषय दिए हुए हैं, जैसे देखिए आपके विषय, आपके सिलेबस में क्या, मनोविज्ञान भी है, रिसर्च भी है, आपका सोशलॉजी समाजशास्त्र भी है, आपका साइकोलॉजी भी है। ठीक है, और सारी चीज़ें हैं, आपके अधिगम हैं, परामर्श निर्देशन परामर्श, तो ये सभी चीज़ें
निर्देशन क्या होता है, गाइडेंस काउंसलिंग क्या होता है, ठीक है, जो भी आपके सिद्धांत हैं, तो ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाएंगी। शिक्षण विधियाँ होती हैं, पाठ्य पुस्तकें होती हैं, तो ये सभी चीज़ें जितने भी आपके शिक्षा के क्षेत्र हैं, शिक्षा के अंतर्गत जो भी चीज़ें आती हैं, ठीक है, तो जो शिक्षा का क्षेत्र होगा वही आपका शैक्षिक अनुसंधान का विषय क्षेत्र होगा। तो ठीक है, आपको स्कोप समझ में आए कि स्कोप इसके क्या क्या होंगे, क्या क्या इसके विषय क्षेत्र होंगे, ठीक है। अर्थशास्त्र हो जाएगा, ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा आपके एजुकेशन के यूनिट में है, ठीक है, आप सभी आप पढ़ते हैं, ठीक है, आप ICT का भाग पढ़ते हैं, तुलनात्मक शिक्षा पढ़ते हैं, शैक्षिक सर्वेक्षण पढ़ते हैं, शैक्षिक तकनीकी पढ़ते हैं, उच्च शिक्षा पढ़ते हैं, टीचर एजुकेशन पढ़ते हैं, हायर एजुकेशन, तो ये सभी चीज़ें, ठीक है, ये सभी चीज़ें आपकी स्कोप हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको ये सब समझ में आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ तथा चरण, ठीक है। जैसे आपके सिलेबस में दिया हुआ है मीनिंग एंड स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड, ठीक है, तो इसको आपके समझ में आ गए। इसके बाद है आपका क्या है, हाँ, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ, नहीं एंड स्कोप, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ, सॉरी ये तो हो गया मीनिंग एंड स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड, ठीक है। स्टेप्स ऑफ, ठीक है, तो अब आपको पढ़ना है मीनिंग एंड स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक पद्धति के अर्थ तथा चरण। वैज्ञानिक पद्धति क्या होता है, ठीक है, वैज्ञानिक पद्धति क्या होता है, तो हम आपको पहले सीधा ही बता चुके हैं कि वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ क्या होता है और वैज्ञानिक विज्ञान क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि विज्ञान क्या होता है, ठीक है। तो विज्ञान के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि विज्ञान जिस भी चीज़ को, जिस बात को हम सिद्ध कर सकें वैज्ञानिक तरीके से, विज्ञान क्या प्रयोग कर सकें, एक्सपेरिमेंट कर सकें, ठीक है, जो परिस्थितियां हैं उनको नियंत्रित कर सकें, ठीक है, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, वातावरण के अकॉर्डिंग हम उसको प्रयोगशाला में प्रयोग कर सकें, तो इसी को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। जिस चीज़ को विज्ञान मानते हैं, ठीक है, ऐसी जो भी चीज़ विज्ञान मानते हैं, और विज्ञान ऐसी कोई भी बात को नहीं मानते हैं जिसको वो सिद्ध ना कर सकें, ठीक है, उस चीज़ को यदि वो सिद्ध कर लेते हैं तो उसी को विज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, हम साइंटिफिक मेथड क्या होता है, इसमें हम लोग हाइपोथेसिस बनाते हैं, इसमें हमारे पास समस्या होती है इसकी जिसकी हम परिकल्पना करते हैं। समस्या कैसी होती है, वैज्ञानिक समस्या भी वैज्ञानिक होनी चाहिए, जिसको हम सिद्ध कर सकें, जिसको हम प्रयोग कर सकें, जिसमें हम परिकल्पना का निर्माण कर सकें, जिसमें हमको डाटा मिल सके, डाटा का कलेक्शन कर सकें और डाटा का एनालिसिस भी कर सकें। तो ठीक है, वैज्ञानिक तरीका कैसा होता है कि मतलब कि जो चीज़ें सभी के लिए समान हो तथा जो चीज़ें जनरलाइजेशन भी हो सके, मतलब जो चीज़ हमारे आपके लिए सही है तो 100% वो मेरे लिए भी सही होगी, या जो चीज़ मेरे लिए सही है तो 100% वो आपके लिए भी सही है। प्रयोग यदि चाहे वो प्रयोग में हम यहाँ पर करें तो भी वो वैसा ही होगा, परिस्थितियाँ एक सी होनी चाहिए, ठीक है। वही प्रयोग हम विदेश में भी जाकर करें तो वो प्रयोग वहाँ पे भी वही रिजल्ट आएगा जो भारत में आएगा। तो इसी को विज्ञान कहते हैं, प्रयोग को, सिद्धांत को मानते हैं। जैसे हम कहते हैं सूर्य पूरब से निकलता है, ठीक है, तो इस चीज़ को विज्ञान के द्वारा सिद्ध किया जा चुका है कि सूर्य पूरब से निकलता है, लेकिन केवल ऐसे ही थोड़ी कि किसी ने कह दिया कि सूर्य पूरब से निकलता है। और इस बात को विज्ञान तब तक नहीं मानेगा जब तक वो सिद्ध नहीं कर लेगा। जैसे हम लोग कहते हैं पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्यों होता है, हम ये भी कह सकते हैं कि पृथ्वी में क्या नीचे भूत रहते हैं तो वो नीचे खींचते हैं अपनी चीज़ को, कोई भी चीज़ हम फेंकते हैं तो वो नीचे पकड़ लेते हैं उसको, इसीलिए हम कह सकते हैं। लेकिन इस बात को क्या हम सिद्ध कर सकते हैं, इस बात को क्या हम प्रयोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यदि हम कहें कि पृथ्वी में भूत होते हैं इसीलिए वो सभी चीज़ों को नीचे पकड़ लेते हैं, तो ऐसा
इस बात को हम सिद्ध नहीं कर सकते। लेकिन पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होता है, इसीलिए चीज़ें नीचे चली जाती हैं, तो उस चीज़ को सिद्ध वैज्ञानिक कर चुके हैं। और वो चीज़ यदि हम यहाँ पर भी फेंकें तो भी ज़मीन में ही जाएगी, और यदि हम विदेश में जाकर भी फेंकें तो भी नीचे ही जाएगी, क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होता है और वैज्ञानिक तरीके से ये बात सिद्ध हो चुकी है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, वैज्ञानिक विधि कहते हैं। ठीक है, इसी को विज्ञान कहते हैं। जिस बात को विज्ञान मानते हैं, जिस चीज़ को वैज्ञानिक मानते हैं या विज्ञान मानता है, उसी चीज़ को सीधी सी भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि उस जिस चीज़ को सिद्ध किया जा सकता है। ठीक है, तो यही क्या था वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, वैज्ञानिक विधि के बारे में एक डेफिनेशन लिखते हैं। इसकी एक डेफिनेशन लिखते हैं कि वैज्ञानिक विधि क्या होती है। ठीक है, तो वैज्ञानिक विधि के बारे में हमने आपको बताया कि जब कभी भी कोई शोधकर्ता अपनी विषय वस्तु या अपनी समस्या का अध्ययन नियंत्रित परिस्थिति में करता है। ठीक है, नियंत्रित परिस्थिति, कंट्रोल सिचुएशन। ठीक है, नियंत्रित परिस्थिति में करता है, और उसका जो रिजल्ट आता है वो कैसा होता है, उसका वैध सामान्यीकरण, वैलिड जनरलाइजेशन करता है। जो उसका रिजल्ट आता है वो सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए। इसी को क्या कहते हैं, वैज्ञानिक विधि कहते हैं। मतलब कि जो रिजल्ट हम जो भी हम प्रयोग कर रहे हैं या जो भी हम अपनी विषय वस्तु का पर जो शोध कर रहे हैं, जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, वो उसका जो रिजल्ट आएगा वो कैसा होगा, वैलिड होगा और सामान्यीकरण सभी के लिए समान होगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर हम जो प्रयोग कर रहे हैं उसका रिजल्ट दूसरा आएगा, और यदि वही शोध हम दूसरी जगह करेंगे तो उसका रिजल्ट दूसरा आएगा। यदि सेम वही रिसर्च है, सेम वही टॉपिक है, सेम वही समस्या है, तो उसका रिजल्ट और सेम उसी परिस्थिति में अभी जैसा आएगा तो बाद में भी वैसा ही आएगा। ठीक है, तो यदि हम कहते हैं कि जब सूर्य पूरब से निकलता है तो आज भी सूर्य पूरब से निकलता है, और भारत में भी सूर्य पूरब से निकलता है, और हम जाके मान लीजिए कानपुर में भी सूर्य पूरब से निकलता है, और यदि हम जाके मुंबई में देखेंगे तब भी वहीं देखेंगे कि सूर्य पूरब से ही निकलता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ऐसे क्योंकि वैज्ञानिकों ने इसको सिद्ध किया है। ठीक है, उन्होंने परिस्थितियाँ सेम होनी चाहिए, परिस्थितियों के आधार पर उन्होंने इस चीज़ को सिद्ध किया है, शोध किया है, इस पर रिसर्च किया, और इसका जो जनरलाइजेशन है, जो इसका वैलिड जनरलाइजेशन है, जो उसका वैध सामान्यीकरण है, वो सभी पर समान रूप से होना चाहिए। यहाँ पे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। ठीक है, तो इसकी एक डेफिनेशन लिखते हैं हम यहाँ पर कि जिस व्यवस्थित विधि में, ठीक है, जिस व्यवस्थित विधि में निरीक्षण, इसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जिस व्यवस्थित विधि में निरीक्षण, सत्यापन, वर्गीकरण, ठीक है, सत्यापन, वर्गीकरण, विश्लेषण, ठीक है, वर्गीकरण, विश्लेषण तथा सामान्यीकरण, जैसे सोपान होते हैं। ठीक है, उसे ही वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है कि जिस व्यवस्थित विधि में, यहाँ पे एक सिस्टमैटिक तरीका होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, जिस व्यवस्थित विधि में निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन, सत्यापन, वर्गीकरण, विश्लेषण, सामान्यीकरण जैसे सोपान होते हैं, उसे ही वैज्ञानिक विधि कहा जाता है। ठीक है, जैसे सबसे पहले कोई भी बात यदि हमसे किसी ने कही, या हमको किसी भी बात पर हमारी रिसर्च, मान लीजिए
शिक्षा में हमारी कोई भी समस्या है, ठीक है, या हमारी कोई भी समस्या है और हमको उस पर रिसर्च करनी है, हमको उस बात को हम जब तक नहीं मानेंगे जब तक हम उसका ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण खुद नहीं करेंगे, ऑब्जर्वेशन अपनी आँखों से या जाके जांच पड़ताल या कुछ भी, जब तक हम उसका ऑब्जर्वेशन नहीं कर लेंगे, यदि हम उसका ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते हैं, उसको सत्यापित नहीं कर सकते, उसको वर्गीकरण विश्लेषण नहीं कर सकते, उसका सामान्यीकरण रिजल्ट, उसका जनरलाइजेशन नहीं हो सकता, तो वो क्या वैज्ञानिक पद्धति नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसके अब हम एक एक स्टेप के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी में अब मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए हमारे पास प्रॉब्लम है कि हमको भूख लगी है, ठीक है, क्या है, हमको भूख लगी है, ये क्या है, हमारी समस्या है, ठीक है, समस्या है, ये हमारी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यदि किसी ने कह दिया कि आपको भूख लगी है, ठीक है, तो ये हमारी क्या है, समस्या है। अब हम इस समस्या को दूर करने के लिए स्वयं क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। ऑब्जर्वेशन करेंगे तो क्या करेंगे, निरीक्षण करेंगे। मतलब कि क्या है, इसमें आपको कहा कि निरीक्षण, तो निरीक्षण करेंगे, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करने के लिए हम किचन में जा सकते हैं, या मान लीजिए कोई रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, या कहीं पर भी जहाँ पर हमको खाने का सामान मिलेगा। मान लीजिए भूख जो लगी है, केवल यही समस्या नहीं, शिक्षा से रिलेटेड भी कोई समस्या हो सकती है। आपको मान लीजिए नेट क्वालिफाई करना है, ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। ऑब्जर्वेशन में क्या क्या चीज़ों को देखेंगे कि सिलेबस के में इसके क्या क्या होता है, कौन कौन सी किताबें होती हैं, ठीक है। तो आप स्वयं ऑब्जर्वेशन करेंगे ना उस चीज़ का। तो यहाँ पे हम इसको एक इजी एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल आप किसी भी चीज़ में एग्जाम्पल आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं जो एग्जाम्पल ले रही हूँ वो मैं अपने तरीके से ले रही हूँ, ज़रूरी नहीं है आपको इसी एग्जाम्पल के जरिए समझना है, आप किसी भी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो मान लीजिए हमको भूख लगी है, तो हम क्या करेंगे, निरीक्षण करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक है। जब ऑब्जर्वेशन करेंगे हम किचन में जाएंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे खाना है, हमको खाना मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, तो वहाँ पर इसके बाद क्या होगा, सत्यापन करेंगे। सत्यापन का मतलब वेरिफिकेशन, ठीक है, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का मतलब है कि यहाँ पे हमने ऑब्जर्वेशन कर लिया, यहाँ पे क्या हुआ, किचन में गए या कहीं रेस्टोरेंट में गए, यहाँ पे हमको क्या, रोटी मान लीजिए, चावल, दाल, कुछ भी मिल गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो सत्यापन होगा, वेरिफिकेशन होगा, वो ये होगा कि जो ये रोटी है या जो चावल है, ये असली की है या नकली की है। ये असली रोटी है, क्या हम इनको खा सकते हैं, इनका हमने खुद वेरिफिकेशन किया। ऐसा नहीं है कि किसी ने कह दिया कि ये रोटी है, आप इसको खा लीजिए, ऐसा नहीं होता है। विज्ञान खुद उसको जब तक प्रैक्टिकल के आधार पर सिद्ध नहीं कर लेता, वो प्रयोग के तरीके से नियंत्रित परिस्थितियों के अकॉर्डिंग कंट्रोल वेरिएबल्स के प्रभाव को देखकर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया, हमने खुद सत्यापन किया, यानी वेरिफिकेशन किया कि जो रोटी है वो असली की है, हम उसको खा सकते। ऐसा तो नहीं है केवल रोटी दिख रही है वो प्लास्टिक की रोटी हो, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने उसको छू के देखा, तोड़ के देखा, खा के देखा, ठीक है, तो हमें क्या पता चला, यहाँ पे क्या हो गया, वेरिफिकेशन हो गया, हमें पता चल गया कि जो हमारी रोटी है उसको हम खा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला आपका आता है वर्गीकरण विश्लेषण। वर्गीकरण विश्लेषण में कि जो चीज़ें थी, ठीक है, केवल रोटी ही थोड़ी नहीं थी, और चीज़ें थी, जो और चीज़ें हैं उनको हम क्या क्या खा सकते हैं, कि रोटी ही खा सकते हैं क्या चावल, मतलब कि वर्गीकरण, ठीक है, एनालिसिस किया उसका, ठीक है, डिवाइड करके उसका क्या किया, एनालिसिस किया, उसको वर्गीकृत किया, वर्गीकरण किया उसका कि हम कौन कौन सी चीज़ें, जब हमने ऑब्जर्वेशन किया और यहाँ पे हमने देखा कि क्या क्या चीज़ें हैं, फिर हमने यहाँ पे वर्गीकरण, यहाँ पे सत्यापन किया कि जो चीज़ें खाने वाली हैं वो खाने लायक हैं या नहीं भी है, ठीक है, उनको हम खा सकते हैं या नहीं खा सकते। इसके बाद वर्गीकरण विश्लेषण में कौन कौन सी चीज़ों को हम खा सकते हैं। मान लीजिए वहाँ पर रोटी भी रखी है, चावल भी रखा है और भूसा भी रखा है, ठीक है, तो खाने वाला तो भूसा भी है, भूसा रखा है, घास फूस भी रखी है, तो क्या हम इसको खा सकते हैं, खाने वाला तो वो भी है, लेकिन इसको हमने वर्गीकरण विश्लेषण किया कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम खा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका वर्गीकरण विश्लेषण, ठीक है। इसके बाद आपका जो आएगा वो क्या आएगा,
ठीक है। इसके बाद जो अगला स्टेप क्या था आपका, सामान्यीकरण। इसके बाद हमने क्या किया, सामान्यीकरण। सामान्यीकरण का सीधा सीधा मतलब होता है जनरलाइजेशन, मतलब कि जो चीज़ें मेरे लिए सही है वो आपके लिए भी सही होंगी, यदि जो चीज़ें मेरे लिए गलत है तो वो आपके लिए भी गलत होंगी। ये विज्ञान कहता है, वैज्ञानिक तरीके से मानते हैं, ठीक है। जब हमने सामान्यीकरण किया तो क्या हुआ कि जब हमको सेम उसी परिस्थिति में, ठीक है, सेम यहाँ पर परिस्थितियों में कंट्रोल परिस्थितियों को नियंत्रित किया जाता है। नियंत्रित परिस्थिति का मतलब है कि सेम उसी कंडीशन में यहाँ पे सामान्यीकरण कर दिया। अब यदि किसी को भी भूख लगेगी तो वो पहले ऑब्जर्वेशन करेगा, फिर उसका वेरिफिकेशन करेगा, फिर उसका वर्गीकरण विश्लेषण कर लेगा, इसके बाद फिर उसका जनरलाइजेशन सामान्यीकरण कर दिया कि अब किसी को भी भूख लगेगी तो वो ऐसा ऐसा कर सकता है और अपनी भूख को शांत कर लेगा। फिर सेम उसी परिस्थिति में यदि हमको कभी भी भूख लगी तो हम क्या करेंगे, किचन में जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे क्या क्या रखा है, ऑब्जर्वेशन कर लेंगे, फिर उसका क्या करेंगे, वेरिफिकेशन कर लेंगे कौन कौन सी चीज़ें खाने लायक थी, और सेम उसी परिस्थिति में आके हम अपनी भूख को शांत कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई, सामान्यीकरण, इसी को कहते हैं जनरलाइजेशन। यदि मैं अपनी भूख को शांत कर सकती हूँ तो दूसरा भी इस तरीके से करके अपनी भूख को शांत कर सकता है। जो चीज़ें मेरे लिए सही हैं सेम उसी परिस्थिति में वो चीज़ें उसके दूसरे व्यक्ति के लिए भी सही होंगी। ये चीज़ विज्ञान कहता है। विज्ञान कभी पक्षपात नहीं करता है, इसीलिए इसको वैज्ञानिक विधि कहते हैं, ठीक है। और जो वैज्ञानिक विधि में परिस्थितियों में क्या होता है, यहाँ पर हम परिस्थितियों पर नियंत्रण करते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैं और दूंगी, ये आपको समझ में आया। अब यहाँ पे हम अच्छा आपका एक नेट का एग्जाम्पल ले सकते हैं। नेट एग्जाम है, ठीक है। आपकी समस्या क्या है, आपको नेट क्वालिफाई करना है, ठीक है, नेट क्वालिफाई करना है। तो नेट क्वालिफाई के लिए आप क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। ऑब्जर्वेशन में क्या करेंगे कि कौन कौन सी किताबें होती हैं, कौन कौन क्या सिलेबस होता है, क्या क्या हमको पढ़ना होता है नेट एग्ज़ाम के लिए, और कौन से ऐसे लोग हैं जो किताबें किसी ने पढ़ी हैं और वो नेट क्वालिफाई हो गए हैं, कौन कौन सी ऐसी किताबें हैं, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनको लोग पढ़ते हैं और नेट क्वालिफाई होते हैं, ठीक है। तो आप ऑब्जर्वेशन करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसका वेरिफिकेशन का मतलब सत्यापन, एग्जैक्टली बिल्कुल कि कौन सी चीज़ें बिल्कुल सही तरीके से, कौन सी ऐसी किताब है, क्योंकि भाई वेरिफिकेशन में आप ऑब्जर्वेशन में तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपने निरीक्षण किया, आपको पता लगा क्या क्या होता है। फिर वेरिफिकेशन में क्या होगा कि एग्जैक्टली आपको पता चल गया कि ऐसी ये वाली किताब पढ़ के, या हम हरियंत की गाइड पढ़ेंगे या हम ट्रूमैन की गाइड पढ़ेंगे, उससे हमारा नेट क्वालिफाई हो ही जाएगा, ठीक है। तो आप उस बुक को ही पढ़ते हैं। लेकिन यदि आपका नेट क्वालिफाई हो जाता है तो वो बात कैसी हो जाती है, जनरलाइजेशन कर देते हैं, उसका सामान्यीकरण हो जाता है कि हाँ भाई इसी किताब को यदि हम पढ़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, नेट क्वालिफाई हो जाएगा। यदि आपका नेट क्वालिफाई नहीं होता है तो क्या होता है कि वो रिसर्च जो होती है वो आपकी रॉन्ग हो जाती है। मतलब कि जनरलाइज जो भी रिजल्ट आना चाहिए वो सभी पर लागू होना चाहिए, तभी वो वैज्ञानिक होगा। यदि वो सभी लोगों पर बराबर तरीके से लागू नहीं हो रहा है तो वो परिस्थिति कैसी होती है, वो पद्धति वैज्ञानिक कभी भी नहीं होती है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई। अगला एक एग्जाम्पल इसमें मैं और दूंगी। कि जैसे मैं आपसे बोलूँ, ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलूँ, जैसे एक नॉर्मल सी बात है कि पीपल के पेड़ के नीचे सोने से बहुत लोग कहते हैं वहाँ पे भूत रहते हैं, पीपल के पेड़ पर भूत रहते हैं, और जो लोग उसके नीचे सोते हैं तो उनको क्या कहते हैं, भूत उनके साथ कुछ भी गलत करते हैं, या उनको मार देते हैं, या उनको डराते हैं, या उनको कुछ भी करते हैं, ठीक है। तो ये बात लोग कहते हैं, लेकिन क्या कभी भी इस चीज़ को कोई सिद्ध कर सकता है? कभी किसी ने भूत को देखा है? यदि हम उस चीज़, मान लीजिए एक व्यक्ति ने देखा भी है, ठीक है, एक व्यक्ति ने देखा भी है, तो एक व्यक्ति की बात पर यहाँ पे विश्वास नहीं होता है। ये हम आपको पहले भी कह चुके हैं, वो बात सभी लोगों पर समान तरीके से लागू होनी चाहिए, ठीक है। तो भूत यदि होते हैं, जैसे हमने कहा पीपल के पेड़ के नीचे भूत होते हैं, और नीचे पीपल के पेड़ के नीचे नहीं, सॉरी, पीपल के पेड़ पर भूत होते हैं, और जो भी लोग उसके नीचे रात में सोते हैं तो उनको भूत लग जाते हैं या भूत उनको मार डालते हैं, ठीक है। तो यदि हम इस बात का ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं, नहीं कर सकते।
सकते। जब हम इसका ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते तो इसका वेरिफिकेशन भी नहीं कर सकते, और वेरिफिकेशन नहीं कर सकते तो इसको जनरलाइजेशन भी नहीं कर सकते। तो ऐसी किसी भी समस्या को विज्ञान नहीं मानता है और ना ही उस पर रिसर्च कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम कहते हैं कि वैज्ञानिक समस्या, तो इसी को हम वैज्ञानिक समस्या कहते हैं। वैज्ञानिक समस्या उसी को कहते हैं जिसको विज्ञान अपने तरीके से वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध कर सकता हो, और वैज्ञानिक तरीके से नियंत्रित परिस्थितियों के हिसाब से जो रिजल्ट निकालता हो, और वो रिजल्ट कैसा हो, वैलिड हो, वैध हो, जनरलाइजेशन सभी पर समान तरीके से लागू हो। ठीक है, तो इसीलिए यदि मैं आपसे बोल दूं कि मैं आंखें बंद करती हूं तो हमको भगवान दिखाई देते हैं सामने, या भूत दिखाई देते हैं, तो आप इस बात को ऑब्जर्वेशन भी नहीं कर सकते, क्योंकि सभी को तो दिखाई नहीं देते। ये मैंने खुद की बात बोली। यदि मैं इस बात को सिद्ध कर दूं, सभी लोग आंखें बंद करें और सभी लोगों को भगवान दिखाई दें, तो ये कैसी समस्या होगी? ये समस्या हमारी वैज्ञानिक होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि वैज्ञानिक तरीका होता क्या है आखिर। ठीक है, इसकी एक डेफिनेशन लिख देती हूँ चैपलन के अनुसार। ठीक है, चैपलन के अनुसार वैज्ञानिक विधि का तात्पर्य, वैज्ञानिक विधि का तात्पर्य उन प्रविधियों से है जिनका उपयोग ज्ञान की खोज में वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है। ज्ञान की खोज में वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है। ठीक है, वैज्ञानिक विधि का तात्पर्य उन प्रविधियों से है जिनका उपयोग ज्ञान की खोज में वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है। ठीक है, सीधा सा समझ में आ गया कि वैज्ञानिक विधि का तात्पर्य उन प्रविधियों से है जिनका उपयोग ज्ञान की खोज में वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है। कि उन प्रविधियों से है जो वैज्ञानिक उपयोग करते हैं अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए, ज्ञान की खोज करने के लिए। जो चीज़ें वैज्ञानिक उपयोग करते हैं उसी को क्या कहते हैं? वैज्ञानिक प्रविधि कहते हैं। ठीक है, और सीधा ऐसा हम आपको पहले भी बता चुके हैं, विज्ञान ऐसी किसी भी बात को नहीं मानता है जिसको वो सिद्ध ना कर सके। ठीक है, इसी का एक एग्जाम्पल और देते हैं। मान लीजिए क्या होता है कि दो गमले हैं। ठीक है, गमला ए और गमला बी। अब यहाँ पर हम आपको जो बता रहे हैं वो नियंत्रित, कंट्रोल वेरिएबल्स, कंट्रोल जो परिस्थिति को, जो वातावरण को कहते हैं कि जो वैज्ञानिक नियंत्रित कैसे करते हैं। ठीक है, या गमला ए मान लीजिए, जो एक गमला है, या मान लीजिए एक वो बच्चा है, दो बच्चे। ठीक है, ए बच्चा और बी बच्चा, इनको दो डेफिनेशन, दो एग्जाम्पल लेके चलिए। ठीक है, तो इस बच्चे को हम बहुत अच्छा वातावरण देते हैं और एक शिक्षित माहौल, इसको शिक्षा देते हैं। क्या देते हैं? एजुकेशन देते हैं। और इसको कुछ भी नहीं देते हैं, शिक्षा नहीं देते, अपने आप बढ़ने देते हैं कि बच्चा कैसा होता है, अपने आप उसका विकास होने देते हैं। यहाँ पर हम उस पर किसी भी प्रकार से उसका कोई सहयोग नहीं करते हैं, उसको क्या करते हैं? खुला छोड़ देते हैं। और यहाँ पर क्या करते हैं? उसको कंट्रोल करते हैं, उसको नियंत्रित करते हैं, उसको शिक्षा देते हैं, उसको अच्छा माहौल देते हैं, उसको चीज़ों को सिखाते हैं। तो इसी को कहते हैं कंट्रोल परिस्थिति। ठीक है, तो जो ये बच्चा होगा, ये बच्चा शिक्षित होगा, और जब इस बच्चे को हम अपने आप पर छोड़ देंगे तो जो वो सीख पाएगा वो सीख लेगा। ठीक है, ऐसे ही इस गमले का है। इसमें इस गमले को, इस पौधे को क्या कहते हैं? खाद देते हैं और पानी देते हैं। और इस गमले के इस पौधे को हम क्या करते हैं? ना खाद देते हैं, ना पानी देते हैं, कुछ भी नहीं देते हैं।
तो जो ये पौधा होगा, इस पौधे को हम कह सकते हैं कि ये पौधा की जो ग्रोथ होगी, जो इसकी लंबाई होगी, जो इसका विकास होगा वो अच्छा होगा। और इस पौधे का क्या होगा, इसकी अपेक्षा कम होगा, क्योंकि ये अपने आप पर डिपेंड है। केवल इस पर जो पानी मिल रहा है वो बारिश का मिल रहा है। इस पर क्या हो रहा है, इस पर जो पानी बारिश का तो मिल ही रहा है, हम डेली इसमें पानी दे रहे हैं, तो इसमें जो परिस्थितियाँ क्या हुई, कंट्रोल। तो इसी को नियंत्रित परिस्थिति कहते हैं। नियंत्रित परिस्थिति में, ठीक है, जो रिजल्ट आता है उसको क्या कहते हैं, वैलिड जनरलाइजेशन, वैध सामान्यीकरण। तो अब जब कभी भी हम तो इस गमले को या किसी भी गमले को बराबर खाद पानी देंगे तो उसकी जो ग्रोथ होगी, जो विकास होगा वो कैसा होगा, अच्छा होगा, हमेशा होगा, सेम इसी परिस्थिति में। ठीक है, परिस्थितियाँ कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं है जब हमने दोनों को करके देख लिया, इसको हम कुछ नहीं दे रहे हैं और इसको दे रहे हैं तो यहाँ पे हमको डिफरेंस साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे ही इस बच्चे का हाल है। इस बच्चे को हमने डेली विद्यालय भेजा, स्कूल भेजा और बच्चे को ट्यूशन भी दिया, बच्चे को अच्छा खाना पानी दिया। तो इस बच्चे में और जो इस बच्चे को जिसको हमने कुछ नहीं दिया, नॉर्मल से उसकी शिक्षा चलती रही, नॉर्मल से उसको खाना पीना मिलता रहा, कुछ स्पेशल अलग से कुछ भी नहीं किया। तो इस बच्चे में और इस बच्चे के रहन सहन में, खान पीन में, बोलचाल में और उसकी एजुकेशन में डिफरेंट होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे वातावरण को, परिस्थितियों को क्या किया, कंट्रोल किया। ठीक है, तो विज्ञान क्या करता है, कंट्रोल करता है। विज्ञान नियंत्रित परिस्थिति में, ठीक है, परिस्थितियों का नियंत्रण जरूरी होता है। विज्ञान कहता है कि यदि हम परिस्थिति को नियंत्रित नहीं करेंगे तो जो हमारी प्रॉब्लम है उसका जो रिजल्ट आएगा वो वैलिड नहीं होगा, सभी पर जनरलाइजेशन हम उसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो परिस्थितियों का कंट्रोल होना जरूरी होता है। नियंत्रित परिस्थितियों पर नियंत्रण विज्ञान मानता है। ठीक है, तो जब इसका रिजल्ट जनरलाइजेशन हो जाएगा, सामान्यीकरण कर देंगे रिजल्ट को, तो जब कभी भी हम चाहे 10 गमले रखें और उनको जब हम बराबर खाद पानी देंगे, बराबर उनको देखेंगे, तो वो जो एक पौधा बढ़ेगा, यदि इन दोनों पौधों में हम खाद पानी दें तो ये दोनों पौधे क्या होंगे, बराबर तरीके से बढ़ेंगे और दोनों की ग्रोथ अच्छी होगी। ठीक है, तो आपको कंट्रोल समझ में आ गया कि कंट्रोल परिस्थितियाँ क्या होती हैं, किस तरीके से हम चीज़ों पर कंट्रोल करते हैं, किस तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम में कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जो हमारी समस्या है उसको समाधान लाने के लिए कि वैलिड समाधान आए, उसके समाधान को हम सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन कर सकें, तो इसके लिए हमको परिस्थितियों को नियंत्रित करना होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे जो कल से क्लास होगी वो अच्छे से रेगुलर होगी। आज की क्लास में हो सकता है कुछ कमियां रह गई हों, क्योंकि बहुत टाइम बाद क्लास ली है, पूरा 1 महीना हो गया है क्लास नहीं चली है।